उसे ये दिखता था ना कि रात में जब वो सोती तो किसी का ना घुटने पे बिल्कुल काला काला हाथ रहता है। उनकी बेटी बिल्कुल कमजोर हो गई, तो कोई भी उसकी एक एक हड्डी गिन सकता है। बंगाल की इसको चुड़ैल बोल सकते हो आप एक तरीके से। जैसे एक लड़का एक लड़की आपस में प्रेम करते हैं, उनकी हत्या कर दी गई, जो लड़की वो मर जाती है वो बनती है सांप चुड़ैल। तो सबसे पहले जो अपना ही मल मूत्र होता है उससे ही हम लिपाई करते हैं, उसके अंदर ही आपको बैठना होता है और अपने ही खून का छींटा पूरे उस घेरे के किनारे किनारे लगाना पड़ता है। इन्होंने मुझे बताया कि ऐसा ऐसा गुलिया है, मैं समझ गया इसको किचकारनी लगी हुई है और मुझे ये पसंद आ गया और मैं इसे अब लेके जाऊँगा अपने साथ। इसे ना नदी के किनारे से सिद्ध भी किया जाता है। ये नदी के किनारे मैक्सिमम आपको जो छोटे छोटे तालाब वगैरह होते हैं ना, वहाँ पे ही आपको मिल जाएगा। आपने सुना होगा कि जब इंसान मर जाता है उसकी चिता होती है तो उसके सर पे डंडा मारा जाता है, उसकी खोपड़ी तोड़ दी जाती है। उसका रीज़न यही होता है, इस लोग से उसका कनेक्शन कट हो जाए। नमस्कार, स्वागत है आप सबका मिस्टिकल टॉक्स के एक और नए एपिसोड में। और मैं आशा करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और दोस्तों, आज का एपिसोड बहुत ज़्यादा रहस्यमय एपिसोड होने वाला है एक बार फिर से, क्योंकि आज जो हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं उनके साथ हम पहले भी एक एपिसोड कर चुके हैं और आज दोबारा वो अपना समय निकाल कर हमारे पास आए हैं। सबसे पहले उनका स्वागत कर लेते हैं, डॉक्टर अक्षय केवी जी और गुरु माँ अंकिता जी। जय श्री राम। जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत है आप। और हमारा पहला जो एपिसोड था वो आपको भी पता है, लोगों ने बहुत ज़्यादा उस पर प्यार दिया और आपका भी बहुत प्यार है जो आप दोबारा से आए हैं यहाँ पर। तो शुरुआत करते हैं, काफ़ी सारी बातें करनी है आज आपके साथ। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा, जैसे कि आप आत्माओं से इंटरेक्ट करते हो, तो आत्माएं बात करती कैसे हैं आपके साथ? जैसे आपने देखा होगा, एक ये जो ब्रह्मांड है और पृथ्वी है, यहाँ हम जो मंत्र चैंट करते हैं, हम जो आपसे बात करते हैं, ये सब कुछ एक फ्रीक्वेंसी पे चलता है। जब हम मंत्र जाप करते हैं तो भी वाइब्रेशंस होते हैं, फ्रीक्वेंसी होती है। आपने ये सुना होगा कि जो हमारी हियरिंग पावर है और जो कुत्तों की हियरिंग पावर है वो बहुत ज़्यादा मतलब अपर डाउन है, ठीक है। तो इसी तरीके से आत्माओं की जो फ्रीक्वेंसी और हमारी जो फ्रीक्वेंसी है, जब वो मैच कर जाती है तब हम उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। इसमें आपका ऑरा भी उस तरीके का होना चाहिए कि आप उनको कैप्चर कर सकते हो। या तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होना चाहिए या बहुत ज़्यादा नेगेटिव होना चाहिए। ये दोनों पहलुओं पे काम करते हैं। अगर आपकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा डल है तब भी आप उनकी चपेट में आओगे, पर वो आप पे हावी हो जाएंगे। अगर आपका फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा हाई है, कहने का कि अगर आपका ऑरा मंडल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो वो आप पे हावी नहीं होगी, कम्युनिकेशन करेंगी और फिर वापस वो चली भी जाएंगी। तो जस्ट लाइक हमारे साथ ये चीज़ होती है। और उसके बाद अगर आप कोई सिद्धि साधनाएँ करते हैं तो उन शक्तियों के माध्यम से भी आप उनसे बात कर सकते हो, उनको रोक के रख सकते हो, अपने मन मर्जी से आप उन्हें बुला सकते हो, अपने मन मर्जी से आप उन्हें भेज सकते हो। तो ये बहुत सारे कॉन्सेप्ट पे ये चीज़ें चलती हैं। मतलब जैसे वो जो बात करती हैं वो इंट्यूशन देती हैं या फिर वो प्रॉपर वर्ड्स आते हैं आपके पास? वो प्रॉपर वर्ड्स आते हैं, आप उनको देख भी सकते हो, बिल्कुल क्लियर वो आपसे बात भी करेंगी। लेकिन अगर आपके पास इतनी पावर नहीं है तो आप उनको अपने मन मुताबिक रोक के नहीं रख सकते हो। जैसे आप चाहते हो कि मैं उससे पूरी चीज़ें जान सकूं, तो आप ये नहीं कर सकते हो। अगर आपके पास उतनी पावर है बिल्कुल आप कर पाओगे, लेकिन यही चीज़ अगर वो आपको आपकी फ्रीक्वेंसी चेक करे कि आप उनको देख सकते हो, सुन सकते हो और आप कमज़ोर हो शक्तियों से भी और ऑरा मंडल भी वीक है और उस तरीके से आपकी फ्रीक्वेंसी है नहीं कि आप उनसे लड़ पाओ, तो वो आप पे उस वक्त दिखती भी है, बोलती भी है और हावी भी हो जाती है। आपने बहुत जगह सुना होगा कि उनके घर में आवाज़ें आती, फुसफुसाने की, बोलने की, कोई नाम पुकारता है, पायल की आवाज़। हाँ, पायल की आवाज़ें। तो ये सब फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड है। और जैसे हम देवी देवता से भी या सिद्धियों से भी बात करते हैं, तो जो मुद्राएं वगैरह हम जो बनाते हैं और जो भी हम चैंटिंग्स वगैरह करते हैं, जो ध्यान लगाते हैं, वो सब फ्रीक्वेंसी के ऊपर बैलेंस्ड होता है। तो जब वो फ्रीक्वेंसी मैच होती, चाहे वो नेगेटिव शक्ति से हो चाहे पॉजिटिव शक्ति से हो, जब मैच होगी आपकी बात तभी हो पाती है। ब्रह्मांड में बहुत सारी शक्तियाँ हैं जिससे हम कम्युनिकेशन करते हैं, वो फ्रिक्वेंसी के द्वारा ही की जाती है। अब हम किसी की भी साधना कर रहे हैं, किसी भी देवी देवता की, तो जब हमारी फ्रिक्वेंसी चैंटिंग मंत्र की जो फ्रिक्वेंसी है उनसे मैच हो जाएगी तभी वो आते हैं, तभी हमसे संपर्क करते हैं। या तो जो पैर उनके गणे पैर तो वही आते हैं, उसके बाद वो आते हैं अगर वो खुश हो जाते हैं। अच्छा, ठीक है, तो फ्रिक्वेंसी का ही सारा खेल है।
और जो भूत प्रेत जो होते हैं उनकी फ्रिक्वेंसी थोड़ी सी अलग होती है, क्योंकि जब मरने के बाद इंसान न्यूट्रल हो जाता है, मतलब उसकी आत्मा न्यूट्रल हो जाती है, उससे हम जैसा चाहे वैसा करा सकते हैं। लेकिन अगर उसको हमने बुला लिया तो न्यूट्रल है वो, तो न्यूट्रल मतलब ये है कि वो अजीब सी हरकतें करेगी, वो आप पे भी हावी हो सकती है उस समय। ये रीज़न होता है, इसे बुलाना नहीं चाहिए। आपने सुना होगा कि जब इंसान मर जाता है, उसकी चिता होती है, तो उसके सर पे डंडा मारा जाता है, उसकी खोपड़ी तोड़ दी जाती है। उसका रीज़न यही होता है, एक तो पहले तो उस इस लोक से उसका कनेक्शन कट हो जाए, उसकी जो मेमोरी है इस जन्म की वो लॉस हो जाए, ठीक है। उसकी मेमोरी लॉस कर दी तो न्यूट्रल हो गया, वो सब कुछ भूल गया। अब वो ये भी नहीं जानता कि है कौन वो। जब वो भटकता है अपने घर में, जैसे कोई प्रेत बन जाता है, अपने घर में भटकता है, पितर जैसे जिसको पितर बोलते हैं, पितर तो बनते ही नहीं है, वो भूत ही योनि में चले जाते हैं। तो भटकता है, वो देखता है, तो उसे थोड़ा बहुत रियलाइज़ होता है कि हाँ ये मेरी फैमिली है। जब उसको दोबारा से कुछ मंत्रों द्वारा उसकी फ्रीक्वेंसी मैच की जाती है और किसी पंडितों के द्वारा या किसी तांत्रिकों के द्वारा उससे कम्युनिकेशन किया जाता है, तो उसको एक तरह से दोबारा से जागृत किया जाता है कि यही तुम्हारे फैमिली मेम्बर है, अब तुम इनके पितर बन के रहो, इनकी हेल्प करो। अच्छा, ऐसे होता है। जैसे मतलब मृत्यु के बाद की जो पूजाएं होती हैं उसमें जैसे आपने देखा तेरहवीं होगा कि हाँ, जैसे बहुत लोगों के घर में डेथ्स होती है, चाहे वो किसी की भी हो जवान की हो या बूढ़े की हो। उसके बाद वो मरने के बाद बार बार सपने में आते हैं या फिर घर में परेशान करते हैं। तो उसका कारण ये होता है कि और लोग यहाँ पे क्या करते हैं, पंडितों के पास या किसी के पास भी जाएंगे, वो कहेंगे पितरों की दिक्कत है, पितर की शांति करा लो, श्राद्ध करा लो, ठीक है। लोग गया जाते हैं, हरिद्वार जाते हैं और वहाँ पे जाके वो पिंडदान वगैरह करते, फिर भी वो प्रॉब्लम बनी रहती है। तो ऐसा होता इसलिए है क्योंकि जिस व्यक्ति की डेथ आपके घर में हुई है, वो पितृ योनि में मरने के बाद तुरंत नहीं जाता। हो सकता है उसे प्रेत योनि प्राप्त हुई हो, प्रेत योनि में उसे किस तरह का प्रेत की कैटेगरी में रखा गया उसके कर्मों के अनुसार, है ना। तो जब वो प्रेत पितृ है ही नहीं तो उसे श्राद्ध और तर्पण लगेगा कैसे। तो इस तरीके से जो जैसा कि सर बता रहे, गुरुजी बता रहे, जैसा कि मंत्रों के द्वारा उसे एहसास दिलाया जाता है, तो सेम वो प्रोसेस होती है। उसे मंत्रों के मतलब माध्यम से उसके जो कर्म होते हैं जिसकी वजह से वो प्रेत योनि में, उसको हील किया जाता है, उन कर्मों को काटा जाता है हवन के माध्यम से। हमारे शास्त्रों में से बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम प्रॉपर्ली अगर किया जाए तो बहुत सी चीज़ों को हम हैंडल कर सकते हैं, और ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है जिसका सॉल्यूशन इस अर्थ पे है नहीं, तो हर चीज़ को कर सकते हैं हम सॉल्व। इसी तरह जो प्रेत योनि में है उन्हें पितृ योनि में लाने के बहुत से उपाय हैं, बहुत सी क्रियाएं होती हैं, बहुत से हवन होते हैं। फिर पितृ योनि में आने के बाद उनको ये रियलाइज़ करा दिया जाता है अब तुम्हें इन्हें परेशान नहीं करना है, अब तुम आगे चल सकते हो, इनकी हेल्प कर सकते हो। फिर उसके बाद जब ये क्रिया हो जाती है ना, तो लोग जो श्राद्ध तर्पण करते हैं वो भी उन्हें लगने लग जाती है। अच्छा, ऐसे जैसे अभी आपने एक जिक्र किया था कि वो आत्माएं जो होती हैं दिखती भी हैं, हाँ, तो वो दिखती कैसे हैं, थोड़ा अगर आप इसमें बता पाए, आपको कोई मतलब लाइव एक्सपीरियंस हो? लाइव एक्सपीरियंस मेरा बहुत तरीके का रहा है, और मैंने मैक्सिमम नेगेटिव एनर्जी को ना अपने सामने जैसे आप बैठे हुए सेम वैसे बैठे हुए देखा है। एक वक्त मेरी लाइफ में ऐसा आया था, जब मैं इस फील्ड में नहीं थी, लेकिन एक होता है ना कि एक समय, आपका एक समय आता है जब कुदरत या फिर नियति जो होती है वो इशारा करती है कि तुम्हारा एम उस तरफ है, तुम्हें उस रास्ते पे चलना है, तो आप ना चाहते हुए भी उस रास्ते में आप चलना शुरू कर देते हो। तो ऐसे ही कुछ होता था जब मतलब अगर मैं सड़क पे भी चल रही हूँ तो ज़रूरी नहीं कि सारे इंसान ही चल रहे हैं, उसमें बहुत सी प्रेत आत्माएं भी चल रही है जो मुझे क्लियर दिखाई देती थी। और अगर लाइफ एक्सपीरियंस की आप बात करोगे तो पितृपक्ष का टाइम था और उस वक्त मेरी शादी नहीं हुई थी। उस वक्त की बात है, शादी होने के 1 साल पहले की बात है। मैं बिल्कुल अपने किचन में थी और हम किचन में मम्मी के साथ मिलके काम कर रहे थे, खाना बना रहे थे। और उसी वक्त में मैंने ये कहा, कॉल आई किसी की, तो उन्होंने कहा तू देख मैं आती हूँ। तो हमारा जो घर था वो नया घर बना था और वो एक वहाँ पे कहते हैं ना कि सड़क अगर बनी ना हो तो घर ऊंचा बनाते, क्योंकि सड़क का लेवल आते आते फिर वो उसी लेवल में आ जाता है। तो हमारा घर काफ़ी ऊंचा बना था, अगर कोई 6 फीट का भी आदमी खड़ा होता है तो उसकी केवल आइज़ ही दिखेगी। अब उस वक्त मैं किचन में अकेली थी और मुझे बहुत सारी चीज़ें फील हुआ करती थी, और पीछे ही शमशान भी था, घर के पीछे कुछ दूर पे शमशान हुआ करता था। तो मैं इसी तरीके से खाना बना रही थी और मम्मी ने ये कहा कि ठीक है तो तेल में प्याज डालने के बाद आलू डाल देना। मैंने तेल में ऐसे प्याज डाला और ऐसे आंखें खोली तो वो जस्ट मेरे सामने हवा में लेटी हुई, और बहुत ही सुंदर, बहुत ही ज़्यादा सुंदर। उसका चेहरा बिल्कुल
मतलब वैसा कलर कभी किसी इंसान का होता नहीं, बिल्कुल लाइट की तरह चमक रहा था। वाइट ड्रेस, स्ट्रेट बाल, बहुत ही खूबसूरत थी वो। और वो मुझे देख के स्माइल कर रही थी और मैं भी उसे देख रही थी। फिर मुझे याद आया कि नहीं, वो लेट कैसे सकती हो, दिख कैसे सकती है इस तरीके का। फिर उसके बाद मैं समझ गई कि वो भूत है, तो फिर मैंने मतलब नॉर्मली शांत हो गई मैं। इसी तरीके से जब शादी हो गई, शादी के बाद हम एक जगह पे घूमने गए थे वहाँ होटल के पास में। तो होटल के बाहर वहाँ पे जो एंटिटी देखी थी वो बहुत ही गंदी थी। वो बिल्कुल ब्लैक ब्राउन आइज़, और उसके बाल पूरे ब्राउन से करली से, कुछ बाल वाइट कुछ बाल ब्राउन थे, पूरे करली उसने खोल रखे थे पूरे बाल, और ब्लैक कलर का जैसे बुर्का पहना जाता है बिल्कुल सेम वैसी ड्रेस पहन रखी थी। और उसके हाथ जो थे, जैसे हमारा होटल था तो होटल में बालकनी थी, वो रूम के जस्ट बाहर ही बैठी हुई थी, जैसे हिल साइड में हम गए हुए थे बालकनी में। हाँ, तो वो बालकनी में बैठी हुई थी और ग्लास रहता है ना बड़ा बड़ा होटल्स में, हमें ग्लास से बाहर से उसे देख रही हूँ कि वो बैठी हुई। तो मैं सोच रही हूँ कि जब दोनों साइड से रास्ते ब्लॉक है तो बीच में आके बैठा कौन मेरे कमरे के बाहर। तो वो बैठी है बिल्कुल ऐसे ऐसे अपने हाथ ऐसे चेयर पे करके, और बहुत ही भयानक से आवाज़ वो निकाल रही थी, बिल्कुल है इस तरीके से। और फिर मैं कह रही हूँ कि ये है कौन, किस तरह से, मतलब कहाँ से आई। मैंने जैसे ही खिड़की खोली ना, उसने मुझे देखा और थोड़ी देर बाद वो वहाँ से छलांग मार के नीचे कूद गई। अच्छा। और मैं कह रही हूँ वो गिर गई और मैं जाके देख रही हूँ कोई नहीं है। फिर मैं समझ गई कि मतलब ये भी नेगेटिव एनर्जी है। तो दिखने में आप ये भी कह सकते हो कि कुछ चीज़ें बहुत ही खूबसूरत दिखती हैं, कुछ चीज़ें बहुत ही गंदी दिखती हैं। लेकिन दिखती कैसे ये शक्ति आती कैसे, नेचुरल पावर आती कैसे, इसके पीछे भी एक रीज़न है। जैसे माता जी देख पाती हैं, इनकी इन्होंने साधना की और कुछ नेचुरल पावर पिछले जन्म से भी मिल जाती है। अब साधना की तो एक केमिकल होता है जो एक्टिवेट हो जाता है साधना करने से। किसी का अपना भी हो सकता है, किसी का चैंटिंग करने के बाद भी हो सकता है। हाँ, माइंड में केमिकल होता है, अच्छा। सेल्टिन नाम का एक केमिकल होता है। अगर वो एक्टिव हो जाए माइंड में तो आप देख सकते हो आत्माओं को, मतलब दूसरी दुनियाओं को देख सकते हो। बहुत लोगों का होता है ना। जैसे डोपामिन होता है हमारे माइंड में, वो ज़्यादा हो जाए तब भी थोड़ा सा डिसबैलेंस हो जाता है इंसान का माइंड। ये जैसे भूत आ गया, प्रेत आ गया। मेरा माइंड डिसबैलेंस नहीं है। लेकिन ऐसा होता है, बहुत सारे केमिकल का लोचा होता है जिससे, जैसे साइंस बोलती है कि इसको मतलब मानसिक रोगी है ये। जी। तो मानसिक रोगी भी होता है और कुछ चीज़ें होती भी है रियल में। मैं दिखा तो नहीं सकता लेकिन महसूस करा सकता हूँ, क्योंकि हर किसी के अंदर एबिलिटी नहीं है कि उसको देख पाए। उसके लिए बहुत सारी प्रैक्टिसें करनी पड़ती हैं तब वो देख पाता है। और हर किसी का वो जो मैंने बताया है वो केमिकल एक्टिवेट नहीं हो पाता है। अच्छा, इसमें ऐसे ही जैसे कि अभी हमने पिछले बार भी जब हम बैठे थे तो हमने बहुत सारी एंटिटीज़ के ऊपर बातें करी थी। अब हम राक्षस, कर्ण पिशाचनी, यक्षिनी सब बात कर रहे हैं इसके ऊपर, पर कुछ ऐसी एंटिटीज़ और भी होती हैं जिनके ऊपर अभी ज़्यादा लोग जानते नहीं हैं। देखो, पहले तो मैं ब्रह्म राक्षस के बारे में थोड़ा सा मैं क्लियर करना चाहता हूँ लोगों को। लोग कहते हैं कि जो ब्राह्मण होता है वही ब्रह्म राक्षस बनता है। अच्छा। ब्रह्म का मतलब होता है ज्ञानी, और ज्ञान किसी को भी हो सकता है। तो कोई भी ब्रह्म राक्षस या ब्रह्म पिशाच कुछ भी बन सकता है, ठीक है। A to Z कोई भी जाति का बन सकता है। जाति इंसान है, इंसान जाति तो हमने बांटी है। इंसान तो कोई भी ज्ञानी हो सकता है, नीचे से लेके ऊपर तक का, तो कोई भी बन सकता है। ब्रह्म का मतलब होता है ज्ञानी। जो ज्ञानी राक्षस है उसको ब्रह्म मत बोलो आप, ज्ञानी राक्षस बोलो, ज्ञानी पिशाच बोलो, ज्ञानी शैतान बोलो। जो सबका ज्ञान रखता है, आप उसको मंत्र पढ़ रहे हो या आपके पास कोई टेक्निक है उसे हटाने की, तो उस टेक्निक में वो माए उसको काट देगा वो, है ना। लेकिन उसका भी तोड़ होता है। किसी भी एनर्जी को ना खंड खंड करके उसके टुकड़े कर करके तब उसको हराया जाता है। आप ऐसे नहीं लड़ सकते किसी से भी। आप सोचते हो कि आप सोचोगे कि इससे इसका जाके सीधे गिरवाल पकड़ लूँ तो नहीं लड़ पाओगे सीधे। माइंड से जीती जाती है ये नेगेटिव एनर्जी की लड़ाई, है ना। देखो, मेरे पास जो बहुत सारे केसेस आते हैं ना, वो कुछ तो माइंड से भी डिस्टर्ब होते हैं, साइकोलॉजिकल डिस्टर्ब होते हैं, कुछ साइकिक डिस्टर्ब भी होते हैं। अच्छा। तो जैसा ही मेरे पास आते हैं मैं उसको उसी तरीके से ट्रीट करता हूँ। अगर वो कहता है कि मेरे ऊपर भूत है तो मैं कहता हूँ हाँ भाई तेरे ऊपर भूत है, मैं ठीक कर दूँगा लेकिन तुझे। और वो मेरा तरीका, मेरी टेक्निक है, मैं उसे कैसे ठीक करना है। अगर मैं उससे कहूँगा नहीं तो ये पर भूत नहीं है, तू तो बीमार है, मन का रोग है तुझे, तो समझेगा इसको कुछ आता ही नहीं है। जब मुझे महसूस होता है, मुझे दिखाई देता है,
तो मैं उसको उसी की तरह से ट्रीट करता हूँ, क्योंकि साइकोलॉजी में यही, काउंसलिंग में यही सिखाया जाता है कि जैसा इंसान है उसको उसी तरीके से आप ट्रीट करो, तभी वो ठीक हो सकता है, अंतर नहीं होगा वो। तो आप क्या कह रहे थे, कोई नई एंटिटी बताओ? हाँ है? जी, नई एंटिटी आप ही पूछो, बताता हूँ। एक मैंने सुना है शाक चुन्नी के बारे में, तो शाक चुन्नी कौन होती है, क्या होती है, इसके बारे में आप अच्छे से समझो। शाक चुन्नी तो देखो, शायद किसी ने बताया भी ना हो, लेकिन ये जिसको लग जाए उसको फिर बचाना मुश्किल हो जाता है। ये एक ऐसी चीज़ होती है, अच्छा, जिसको लग गया वो सूखता जाएगा। सबसे पहली बात तो ये है, शाक चुन्नी। और ये बनती कैसे है, ये एंटिटी आई कहाँ से है? एक तो ये शाक चुन्नी जो है ये बंगाल में बहुत फेमस है। बंगाल की, इसको चुड़ैल बोल सकते हो आप तरीके से, एक तरीके से। बंगाल, बिहार, कोलकाता और मयोंग, ठीक है। मयोंग असम की, असम में गुवाहाटी के पास, वो भी काले जादू के लिए बहुत फेमस है। तो ये वहाँ से उधर बहुत ज़्यादा ये पाई जाती है, और उधर के ही तांत्रिक ही इसको छोड़ते हैं, इन चीज़ों को। तांत्रिक के बाद टेक्निक होती है, टेक्निक बहुत लंबी चौड़ी होती है, कोई अंधविश्वास नहीं होता है। किसी को भी काम को हम टेक्निक के माध्यम से करते हैं। तो शाक चुन्नी जैसे होती है, उसकी एंटिटी वह बंगाल से फेमस हुई है ये, और ये पूरे देश में फैल गई है। इसका जो हुलिया होता है वो बिल्कुल पतली होगी, रंग ब्लैक होगा, बाल लंबे होंगे इसके, और साड़ी पहनेगी ये वाइट और लाल गोटे वाली, और गले में होगा इसके गुड़हल का फूल की माला। बनती कैसे है ये? जैसे एक लड़का एक लड़की आपस में प्रेम करते हैं, उनकी हत्या कर दी गई, अच्छा, जो लड़की वो मर जाती है, वो बनती है शाक चुन्नी। और जिसने मारा होता है उसको तो वो कभी छोड़ती ही नहीं है, उसके घर में एक एक करके मृत्यु होती रहती है, वो सर्किल चलता ही रहता है। वो जितने भी जन्म चलते हैं, 7 जन्म होते हैं ना, वो सर्किल चलता ही रहता है। शास्त्रों में 7 जन्म का बताया है, लेकिन जो उसके परिवार में जितने जन्म हैं उनको तहस नहस कर देती है वो, इतनी खतरनाक एंटिटी होती है। और इसको सिद्ध करके भी लोगों के ऊपर छोड़ा जाता है। जैसे कोई भी कुआरी लड़की मर जाती है तो उसको दफना दिया जाता है शादी से पहले। कुछ जगहों पे जलाया भी जाता है, लेकिन ज़्यादातर दफनाया जाता है। तो जब दफनाते हैं, तो जैसे कब्र में दफना दिया, तो देखो इसके पीछे भी एक साइंस है, वो चीज़ सिद्ध होने हो जाती है ऑटोमेटिकली, क्योंकि सूर्य की लाइट भी उस पर पड़ती है, चंद्रमा की लाइट भी पड़ती है, और बहुत सारे नक्षत्र आते हैं, पूर्णिमा की लाइट पड़ती है, ग्रहणों की लाइट पड़ती है, तो उससे एक्टिव हो जाती हैं बहुत सारी चीज़ें हमारे शरीर में, हमारी बॉडी में। जो हमारी बॉडी मर चुकी है उसमें भी कुछ ना कुछ एक्टिवेट हो जाती है। तो हड्डी को सिद्ध करते हैं उसको किसी दिन पे, उसका चूरन किसी के ऊपर डाल दे, उसको खिला दिया जाए, तो उसके पीछे साकनी लग जाती है। क्या बोल रहे हो? शाक चुन्नी लग जाती है। क्योंकि साकनी और शाक चुन्नी ना थोड़ी सिमिलर हो जाती है, तो मैं हमेशा कंफ्यूज हो जाता हूँ इसमें, और दोनों की एंटिटी एक जैसी हो जाती है कभी कभी। और मैंने ये केस किया भी था शाक चुन्नी का। तो उसके घर में क्या था, एक मृत्यु का सर्कल चल रहा था। वो मेरे पास आए कि सर ऐसी ऐसी बात है। मैंने कहा ठीक है, देखता हूँ मैं साइकोलॉजिकल है या इनका सच में ऐसी नेगेटिव एनर्जी है। पहले तो मैंने उनका ऑरा मंडल चेक किया। अगर किसी के पीछे एनर्जी होती है ना, तो हमारी जो आत्मा होती है उसका वेट 22.8 ग्राम होता है। तो नेगेटिव एनर्जी अगर आपकी ऑरा मंडल में प्रवेश कर गई है तो उसका जो वेट होता है वो बढ़ जाता है। जैसे आपकी आत्मा है, आपका शरीर है, एक बल्ब मान लो, बल्ब उसके लाइट के अंदर ही, बल्ब के अंदर ही रोशनी कर रहा है और प्रकाश बाहर तक आ रहा है ना। तो जैसे आपकी आत्मा है, ये आत्मा हमारे शरीर में जैसे आत्मा है, तो जो ऑरा मंडल है आत्मा का बाहर तक फैलता है, ठीक है। लेकिन आत्मा का जो ऑरा मंडल होता है शरीर का, वो बहुत चमकता है, ठीक है। वो बिल्कुल शरीर में ही फिट रहता है, एक लेयर बनी रहती है बस। अगर वो लेयर चौड़ी हो गई है, मतलब शरीर से बाहर हो रही है सब कुछ, एक तो आपके शरीर के जितने भी अंदर अंग है शरीर के, वो डिसबैलेंस हो जाएंगे, मतलब बीमारी लग जाएगी। जैसे बोलते हैं किसी को किडनी हो गया, किसी को कुछ हो गया, किसी को कुछ हो गया, ये और ये आत्मा डिसबैलेंस हो जाती है। कोई भी आप बाहर दे रहे हो, कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपके शरीर में, आप जितना वेट है आत्मा का उससे ज़्यादा का वेट आ गई है, तो थोड़ा शरीर डिसबैलेंस कर देगी, वो ऑरा मंडल बाहर हो जाएगा। जैसे हमारे एक किडनी है, उसमें जो एनर्जी आ रही है वो एनर्जी बाहर हो गई है, और जो आधी एनर्जी है वो तो फिर काम कहाँ करेगी, एनर्जी से चलती है पूरा हमारा शरीर।
तो इसके पीछे ये रीज़न होता है कि इंसान बीमार हो जाता है। हर बीमारी के पीछे नेगेटिव एनर्जी ही होती है, क्योंकि ये मनुष्य का जो शरीर है वो 120 साल के लिए बना हुआ है। 100 साल से पहले तो उसमें कोई खराबी हो ही नहीं सकती है, ठीक है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि 100 साल से पहले उसका कोई भी अंग खराब नहीं हो सकता है। तो साग चुनने की कहानी बहुत ही ख़राब है, जिसको लग जाए उसको बर्बाद करना ही करना है, इसको उससे पीछा नहीं छुड़ाया जा सकता है। लेकिन कुछ टेक्निक ऐसी होती है कि इससे पीछा छुड़ाया जा सकता है, ठीक है। और टेक्निक यही होती है कि जितनी भी एनर्जी होती है उनको बेवकूफ़ बनाया जाता है। अच्छा, तभी उनसे पीछा छुड़ा सकते हो आप, या उनको कन्वर्ट कर दो, या उनका रास्ता ही अलग कर दो, है ना। या जिस इंसान के पीछे है वो चीज़ उस इंसान का और आप ब्लॉक कर दो, उससे कनेक्शन ही कट कर दो। आप किसी से जीत नहीं पाओगे, एनर्जी इतनी पावरफुल होती है। आप उनसे लड़ोगे आप हार जाओगे। उनके पास शरीर नहीं है, आपके पास हारने के लिए शरीर है। उनके पास क्या है हारने के लिए? आत्मा तो उधर, वो क्या हारेंगे, वो आपको ही हरा देंगे। मतलब आपका शरीर ले लेंगे हारने के चक्कर में, मतलब आपको भी अपने तरह ही बना देगी वो। तो उनको दिमाग से ही काटा, नेगेटिव एनर्जी को दिमाग से ही क्लियर किया जा सकता है, वरना नहीं कर पाओगे आप। अच्छा, इसी में एक डायन का जिक्र होता है, तो एक डायन कौन होती है ये जानना चाहूँगा मैं आपसे। डायन तो बहुत खतरनाक चीज़ होती है वैसे। पता क्या होता है? डायन देखो, एक तो डायन जीवित औरत भी बनती है और एक डायन नेगेटिव एनर्जी भी होती है, ठीक है। दो तरीके की चीज़ें होती है। सबसे पहले मैं जीवित वाला बताती हूँ, फिर एनर्जी वाला बताती हूँ। अच्छा, डायन को ही हम विच बोलते हैं, विचेस जो होती है। विचेस कह सकते हो आप, लेकिन मतलब उसमें बहुत सारी कैटेगरीज है। एक प्रेत के अंदर बहुत सारी कैटेगरीज है। जैसे एक आप ये समझो सनातन धर्म है, सनातन धर्म को कोई हिंदू का नाम दे दिया। अभी हिंदू के अंदर आप देखो कितने सारे धर्म है, तो सेम एक प्रेत के अंदर भी बहुत सारी कैटेगरीज होती है। जाति भाव हर जगह है, ठीक है। तो जैसा कि डायन के बारे में आप पूछना चाह रहे हो, तो डायन बनने की एक प्रोसेस होती है। काले जादू की या काली शक्ति की को जब कोई ग्रहण करना शुरू करते हैं, तो आप ये समझ सकते हो कि डायन प्रथा या शोधनी विद्या, ये डायन विद्या शोधनी विद्या जिसके पास है वो डायन है। और इसी कंडीशन में अगर उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है, तो भी वो डायन का ही रूप लेती है। तो जीते जी जो डायन होती है वो भी बहुत खतरनाक होती है, और अगर वो मर गई तो उसकी शक्ति 64 गुना ज़्यादा हो जाती है, और जाहिर सी बात है वो बहुत खतरनाक हो जाती है। और जैसे 65 से 70 साल के बीच की जो औरतें होती हैं, जो तंत्र विद्या में माहिर होती है और किसी भी कारण से उनको मुक्ति नहीं मिलती है, तो वो डायन की श्रेणी में आती है, ठीक है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि ये साधनाएँ वगैरह कैसे होती है। जैसे जो भी शोधन विद्या या डायन विद्या बेस होता है वो शैतान का होता है। जैसे हम देवी देवता की आराधना करते हैं, तो यहाँ पे शैतान को अपना देवता मान करके उनकी पूजा आराधना शुरू की जाती है। इसमें जिन जिन्नातों की पूजा की जाती है। अगर आप किसी भी जिन जिन्नात को रख रहे हो या फिर किसी भी ब्रह्म राक्षस को रख रहे हो, कोई भी एंटिटी आप रखो, अगर वो आपके साथ है तो वो ये कहेगी कि मैं तेरा ये काम करूँगी तो मुझे बदले में ये देगी, ठीक है। अब आपको वो इतना कैपेबल बना देगी कि आप अच्छे से अच्छी चीज़ों को भी कर सकते हो। किसी का 2 मिनट में एक्सीडेंट, अगर आपकी किसी से लड़ाई हुई, आप मैक्सिमम देखना जिनके ऊपर भी डायन प्रयोग करती है ना, अगर उसकी उससे लड़ाई हो जाए, या कोई भी डायन है, अगर उसकी उससे लड़ाई हो जाए, तुरंत एक्सीडेंट करा देगी, तुरंत हार्ट अटैक दे सकती है, तुरंत आप देखोगे अचानक से इंसान को एंजाइटी बहुत ज़्यादा महसूस होती है। डायन विद्या का कहीं ना कहीं ये प्रयोग होता है, क्योंकि वो जिन जिन्नात को बेस मान के फिर ये आराधना शुरू करती है। और इसकी मैंने दूसरे भी पॉडकास्ट पे बहुत सारी बातें बता रखी इसकी पूरी विद्या के बारे में, पूरी की स्टोरी बताई है मैंने। ज़्यादातर ये बंगाल में और झारखंड में बहुत ज़्यादा फेमस है, बिहार में भी फेमस है, और ये भूतनी भी मिलती है यहाँ पे, मतलब प्रेत योनि की भी डायनें आपको देखने को मिलेंगी। तो जब ये साधना शुरू होती है तो साधना तो 1 दिन की होती है ये, लेकिन इसके लिए कर्मकांड जो होता है वो बहुत बड़ा होता है। जिस दिन आपको ये साधना करनी होती है वो होली या दीपावली की रात होती है। ज़्यादातर ये दीपावली की अमावस्या पे ही करते हैं, और जिस दिन भी अमावस्या रहती है दीपावली की, उस दिन हम बैठ करके, जैसे उसका जो प्रोसेस है मैं उस तरीके से ही आपको बता रही हूँ। तो सबसे पहले जो अपना ही मलमूत्र होता है उससे ही हम लिपाई करते हैं, ठीक है। उसके अंदर ही आपको बैठना होता है, और अपने ही खून का छींटा
पूरे उस घेरे के किनारे किनारे लगाना पड़ता है। इसके बाद में जब वो शक्ति सामने आती है तो वो बदले में कोई ना कोई चीज़ मांगती है। जो चीज़ आपको सबसे ज़्यादा प्यारी है, चाहे वो आपका पति हो, आपका बेटा हो, चाहे आपकी पत्नी है, मतलब यही, और ये विद्या ज़्यादातर औरतें ही सिद्ध करती हैं। तो वो या तो अपने बेटे की बलि देती हैं या अपने पति की। उसके कलेजे की बलि जाती है, उसको कलेजे की। तो इस कलेजे से उस शक्ति की जो पावर होती है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और वो बदले में इनकी हर ख्वाहिशें पूरी करता है। इनको ज़्यादा कुछ नहीं करना होता, ये बस 2 लौंग का भोग भी दे देना और कहे जा ये काम कर ले, तो ये काम उनका कर देंगी वो। और ये गलत काम ही कर सकती, किसी का अच्छा नहीं कर सकती। अगर ये किसी का अच्छा भी करती है तो 2 से 3 दिन, उससे ज़्यादा आप इससे उम्मीद नहीं रख सकते हो। लेकिन गलत करने में ये माहिर होते हैं और इनका किया हुआ काट नहीं सकता कोई। और ना तो आप उनको देख के सामने से पहचान पाओगे कि वो डायन विद्या या शोधन विद्या उनके पास में है। और यही अगर मर जाएं तो ये सेम वही रूप में ही रह जाते हैं, उन्हीं एंटिटीज़ के साथ में। और बहुत से लोग इनको भी सिद्ध करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आज के टाइम में तो ये चीज़ें बहुत ही कम हो गई है, क्योंकि 1967-68 के बाद, 67-68 के बाद में, जैसे मेरे गुरुजी बताते हैं कि जो एक प्रॉपर बेस था तंत्र मंत्र का, वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो चुका था। अब भी ये विद्याएं बहुत लोगों के पास है, लेकिन गिनी चुनी जिनके पूर्वजों के से जो भी चीज़ें उनको मिली हुई हैं, केवल वो ही इस चीज़ का ज्ञान रख सकते पूरा, नहीं तो ऐसे सारी विद्याएं लुप्त तो होती चली आई हैं आज के टाइम। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। एक नेपाल का भी बहुत भयंकर जादू है उसमें, हाँ, उसका नाम है, क्या कहते हैं, एक एंटिटी होती है वहाँ पे भी जो तांत्रिक लोग चलाते हैं, किचकांडी नाम सुना होगा आपने बहुत बार। ये इतनी खतरनाक शैतान है किचकांडी कि ये नाखून मारती है, स्केच करती है, और जिस पे भी स्केच मार देती है वो इंसान ऐसे सूख जाता है कि उसे कोई बचा नहीं सकता। तो ये मेल एंटिटी होती है, फीमेल एंटिटी? ये फीमेल एंटिटी होती है, हाँ। ये मतलब इसको चाहिए काम, ठीक है। ये आकर्षित होती है, नाखून मारती है और उसको बर्बाद कर देती है, मतलब मृत्यु कर देती है उसकी, अपने साथ ही लेके चली जाती है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों के अचानक से शरीर पे निशान आ जाते हैं, स्क्रैच पड़ जाते हैं, सुना है। हाँ, तो ये एलर्जी नहीं होती है, ये नेगेटिव एनर्जी के सिम्टम्स होते हैं। क्या पता कैसे आ रही है उनके पीछे, ये तो वही जाने उन्होंने कौन से कर्म किए हैं, क्यों आ रही है, ठीक है। इसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, या किसी से क्या दुश्मनी है, क्योंकि दुनिया में सब कुछ अवेलेबल है, सब कुछ होता है। जैसे ना साइंस कहती है कि क्या कहते हैं, मैं भूत प्रेत को नहीं मानता, साइंस कहती है ना जी। तो ना माने उससे क्या फ़र्क पड़ता है ना। साइंस ने तो इलेक्ट्रॉन की खोज की है, साइंस तो इलेक्ट्रॉन भी प्रूव नहीं कर पा रहा है। अगर जिस दिन साइंस क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन दुनिया को दिखाना शुरू कर देगा, उस दिन जितने भी मतलब इस फील्ड से जुड़े हैं वो भी भूत प्रेतों को दिखाना शुरू कर देंगे, है ना। तो जैसे इलेक्ट्रॉन नहीं दिखता है ऐसे भूत भी नहीं दिखता, लेकिन होता है ना। तो इस दुनिया में हर चीज़ें है और होती भी है। और ये जो है किचकांडी बहुत ही ख़तरनाक है, नेपाल में बहुत फेमस है। किसी को लग जाए, जिन जिन्नात भी इसके सामने फीके पड़ जाते हैं, इतनी खतरनाक। एक तो लेडीज़ है, लेडीज़ का तंत्र बहुत खतरनाक होता है, बहुत शक्तिशाली होता है ना। शिव ने माँ काली को ऐसे ही प्रकट नहीं किया था, अब शक्ति अपनी नहीं बनाया था माँ काली को, कुछ बात होगी। किचकांडी के बारे में जैसे मैं बता रहा था कि नेपाल का बहुत फेमस प्रेत है, एक तरीके से प्रेत नहीं, फीमेल एंटिटी है ये। तो मेरे पास ये केस आया तो उस इंसान के ऊपर पूरे स्क्रैचेस। अच्छा। मैंने सोचा पहले से एक बार चेक करता हूँ, ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर तो नहीं है, इसको कोई बीमारी तो नहीं हो गई है, कभी इसने खुद ही मान लिया हो। और देखा मैंने तो लग नहीं रहा था कि क्या कहते हैं ये इसने खुद मारा होगा, क्योंकि कोई भी इंसान अपनी पीठ के पीछे तो मार नहीं सकता है। और जी अगर गलती से कोई अपना हाथ पहुँचा के मार भी ले तो उस तरीके से सर्कल बनेगा नहीं, है ना। अब सीधे सीधे ऐसे आए हुए हैं निशान, अब कोई अपनी हाथ पीछे करके ऐसे कैसे कर सकता है ना। तो भी मैंने सोचा कि हो सकता है कि नेगेटिव एनर्जी हो, तो मैंने माता जी से कहा कि एक बार स्कैनिंग करो। स्कैनिंग मैं नहीं करता हूँ, माता जी स्कैनिंग करती हैं, स्कैनिंग करो। तो इन्होंने मुझे बताया कि इस तरीके की एक लेडीज़ है और
ऐसा ऐसा है। मैं समझ गया क्योंकि मेरे गुरुजी ने मुझे बहुत सारी एंटिटी के बारे में बता रखा है। इन्होंने मुझे बताया कि ऐसा ऐसा खुल है। मैं समझ गया कि इसको किस काटनी लगी हुई है, और ये नेपाल की फेमस तरीके से जादूगरनी या प्रेतनी समझ सकते हो आप इसको, ये माँ की है। और किसी तांत्रिक ने इसको सिद्ध करके या सीख के आया है, उसने किया है ये काम। क्योंकि नेपाल की चीज़ यहाँ पे कैसे आएगी, कोई सीख के आया होगा तभी उसने ये किया है ना। तो फिर देखा मैंने कि इसको ठीक कैसे किया जा सकता है। उससे बात की मैंने, माता जी से ये बात कराई उसकी कि क्या चाहती है। तो उसने कहा कि मुझे ये बहुत पसंद है इंसान। मैं इसकी बॉडी देख के इसकी तरफ आकर्षित हुई और मुझे ये पसंद आ गया, और मैं इसे अब लेके जाऊँगा अपने साथ, मैं इसको अपना दूल्हा बना के रखूँगी। तो मैंने कहा ऐसे कैसे हो जाएगा, ये तो जीवित है और तुम तो मर गई हो, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना। मैंने माता जी से कहा कि इससे ये कहो, उसके ऊपर कोई पोजीशन वाला केस नहीं था, क्योंकि हम सीधे उससे कनेक्ट हो गए। मैं एक एनर्जी से कनेक्ट हो गए, उसी से बात कर रहे थे, क्योंकि वो एंटिटी उसके जस्ट पीछे थी, उसके शरीर में नहीं थी। तो ये उससे बातें कर रही थी, तो मैं उसको रिप्लाई कर रहा था कि उससे ऐसे बात करो। तो उसने कहा मैं नहीं छोड़ूंगी चाहे कुछ भी कर लो। तो फिर एक हमारी टेक्निक होती है जो ऑरा मंडल में जो प्रवेश कर जाती है एनर्जी, पहले तो हम उसे बातों से करते हैं कंट्रोल, की बातों से अगर होती है नहीं तो फिर हम उसको सिर्फ फायर कर देते हैं। तो एक टेक्निक होती है उसे फायर करने की, उस आदमी के ऊपर कुछ हम क्रियाएँ करते हैं, मतलब एक तरीके से एक लेप करते हैं, फिर उसको हम एक फायर देते हैं। उसको जो भी ऑरा मंडल होता है क्लीन हो जाता है, जो भी संपर्क होता है एनर्जी का वो टूट जाता है, चाहे कितनी भी खतरनाक एंटिटी क्यों ना हो, और कट जाती है, तो संपर्क ही टूट जाता है उस आदमी से। किसी भी चीज़ को जला दोगे तो भी राखी बनना है उसके, है ना। तंत्र मंत्र को लोगों ने मजाक बना रखा है, लेकिन तंत्र मंत्र में बहुत सारी टेक्निक हैं, और तंत्र से हटकी भी बहुत सारी टेक्निक हैं। इससे नेगेटिव एनर्जी को हटाया जा सकता है, और हटाया जाता है। जापान में हटाते हैं लोग, इंडिया का तो मुझे पता नहीं, लेकिन जापान में हटाते हैं लोग टेक्निक से, चाहे कितने बड़ा शैतान हो। यहाँ तो इंडिया में ब्रह्म राक्षस को पता नहीं तो बना दिया है, वहाँ पे जाओ आप, ब्रह्म राक्षस कुछ नहीं, चाहे वो कितना बड़ा ज्ञानी हो, है ना। टेक्निक्स होती है। अगर ब्रह्म राक्षस शेर है तो उसको सवा शेर भी मिलेगा, और हमारे पास तो शरीर है, उसके पास तो शरीर भी नहीं। हमारे पास शरीर है, हम भगवान को भी सिद्ध कर सकते हैं, भगवान को भी सामने खड़ा कर सकते हैं अगर वो है तो, है ना। तो ये कुछ बड़े मायने रखते हैं। आपका जज्बा जब वो मजबूत होना चाहिए, मन मजबूत होना चाहिए, तो आप हर किसी से जीत सकते हो। तो खिचकांडी कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं थी, सीधे हम बात नहीं करते, सीधे उसे फायर कर दिया, हटा दिया, बस। उस दिन के बाद से इसके चैनल उसके ऊपर से बंद हो गए, और ठीक है अब, और शादी भी हो गई है उसकी। ऐसी में जैसे हमने बंगाल का नाम तो काफ़ी सुना है काला जादू के लिए। अब बंगाल के अलावा भी कोई ऐसी जगह है भारत के अंदर जहाँ पर काला जादू बहुत ही ज़्यादा होता है? असम, मयोंग। अच्छा, असम में? हम मयोंग से सीख के आते हैं काला जादू। अच्छा, ये बंगाल का जादू भी है, ये भी मयोंग का ही है। और कामाख्या देवी मंदिर भी टेम्पल है, वहाँ पे नीलगिरी पर्वत है ना। तो वहाँ पे जो तांत्रिक हैं पूरे इंडिया के, पूरे विश्व के, वहाँ पे जाते हैं सिद्धि करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे बोलते हैं कि जागृत पहाड़ है वो, और वहाँ पे सिद्धि जल्दी से मिल जाती है। और उस पहाड़ की एक खासियत ये भी है, तो वहाँ से अगर आप वार करते हो किसी पे, अगर आप माहिर हो तंत्र में, तंत्र को आप झुठला नहीं सकते, शास्त्रों में है तंत्र है, क्योंकि मंत्र में है, सब कुछ है, यंत्र में है। अगर वहाँ से आप वार करते हो तो वो खा दिया जाएगा। इस चीज़ के लिए किया है, वो पूरा ही सिद्ध होगा। लेकिन अब यहाँ से बैठ के वो नीलगिरी पर्वत पे कोई बैठा हुआ है, आप उस पर कोई क्रिया नहीं कर सकते हो, चलेगा ही नहीं, निष्क्रिय हो जाएगा। उसकी एक ही खासियत है। अच्छा, ठीक है। मयोंग इतना खतरनाक देश, राजधानी कहो उसको या देश कहो, कुछ भी कह सकते हो, अपने समय में बहुत फेमस था वो। कुत्ता बिल्ली मक्खी बना देते थे, शेर बना देते थे लोगों को। लेकिन शेर, कुत्ता और शेर ऐसे नहीं बनाते थे जैसे आप शेर में परिवर्तित हो जाओगे, कन्वर्ट हो जाओगे, ऐसा नहीं है।
ये तो एक इमेज बना दी। ऐसा नहीं हो सकता इस दुनिया में, भौतिक दुनिया में नहीं हो सकता। ये चमत्कार तो सिर्फ ईश्वर कर सकते हैं या उनके समकक्ष है कोई, और वो अभी तक कोई है नहीं, है ना। जो भी इस पृथ्वी पर आए सब इंसान ही है, सब ने सीखा है, लेकिन ऐसा कोई नहीं कर सकता, ना ही किसी शास्त्रों में। अगर मैं आप पे मयों का तंत्र प्रयोग कर दूं, आपको अगर शेर बनाना हो मुझे, तो कुछ विधि विधान होते हैं, मेरे गुरु ने मुझे भी बताया है, मैं भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो आपका गुलिया नहीं बदलेगा। अगर मेरे को शेर वाला करना है आपके ऊपर, तो कुछ क्रिया होगी मैं कर दूंगा, 5 मिनट लगेंगे मुझे, आपकी हरकतें वैसी हो जाएगी। जैसे शेर दहाड़ता है, आप वैसे दहाड़ने लग जाओगे, अपने घर में ऐसे घूमोगे। दो पैर होते हैं, आप 4 पैर हो जाएंगे आपके। आप देखोगे, आपको इमेज अपनी दिखाई देगी कि मैं शेर हूँ, आपको खुद इमेज दिखेगी कि मैं शेर हूँ, लेकिन दुनिया को आप इसी रूप में दिखोगे, लेकिन आपकी हरकतें ऐसी हो जाएंगी। अब कुत्ता बनाना होगा तो कुत्ते में ये हो जाएगा, आपका भोगोगे आप। मक्खी बनाओगे तो मक्खी में क्या है, बिन बिन करते रहोगे। चिड़िया बनाने का मतलब ये है, ऐसे हाथ फैला के घूमते रहोगे, ये होता है। पर एक तरीके से पागल कर देना किसी को। अब ये नहीं है कि आपका रूप ही बदल जाएगा, ये नहीं है, ये सिर्फ हवा ही उड़ाई गई है फेमस करने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन वहाँ पे एक चीज़ है थी जो अभी 1965-68 से पहले तक होता था। जब आप मयोंग में एंट्री करोगे, काली माता का मंदिर है बहुत फेमस, वहाँ पे नर बलि दी जाती थी। अच्छा, इंसान की। और बलि का विधान क्या है, बलि के पीछे की टेक्निक क्या है, जो हमारा मास कोई मैटर नहीं करता है। जो हमारी बॉडी में ब्लड है ना, वो मैटर करता है। हमारी ब्लड में पूरे ग्रह है, पूरा ब्रह्मांड है। हमने अपने आप को समर्पित कर दिया, ब्लड हमने दे दिया, यानी कि हमने अपने आप को समर्पित कर दिया, वो होता है बलि। मांस मछली ये बलि में नहीं आती है। खून मेन चीज़, उसका खून होता है। तो एस्ट्रोलॉजी है हमारी, वो साइंस है। हमारे शरीर में बुध बृहस्पति शुक्र शनि सब हमारे शरीर में है। बाहर जो वो गिरे हैं ना, उसको इससे कंपेयर ना करें, उनसे इस हमारे शरीर से कोई लेना देना नहीं है। चंद्रमा भी हमारे अंदर है, सूर्य भी हमारे अंदर है। बहुत से एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं जैसे बृहस्पति कमजोर है तो हल्दी दूध में डाल के हल्दी पियो, ठीक है। क्योंकि बृहस्पति अगर छठे भाव में है तो बीमारी पैदा करेगा वो, अगर उसको शनि देख रहा है तो वो कहते हैं कि भाई हल्दी पिलाओ ठीक हो जाएगा। तो हमारे अंदर है सब कुछ, तो हमें अपने अंदर के ग्रहों को मजबूत करना है, ना कि बाहर के। भाई वो उनसे क्या लेना देना है आपका, है ना। अपने अंदर के ग्रहों को मजबूत करना है। जब इंसान मरता है, जब उसकी राख बचती है, जब उसकी राख हल्की गर्म हो, तो माइक्रोस्कोपी में आप देखना, उसकी राख में आपको पूरा ब्रह्मांड दिखेगा, ठीक है। और जब वो राख बिल्कुल बुझ जाती है तो उसमें कुछ भी नहीं दिखेगा। तो जो अघोरी लोग होते हैं, वो हल्की गर्म राख ही अपने शरीर पे लगाते हैं, ताकि ब्रह्मांड की ऊर्जा वो कैप्चर कर सकें अपने ब्लड में और वो शक्तिशाली बन सके। इसके पीछे का साइंस ये है। ठंडी राख कोई नहीं लगाएगा। ठंडी राख जो लगा रहा है उसका मतलब उस अघोरी को ज्ञान नहीं, वो अघोरी नहीं है। अघोरी बहुत कम है जो ज्ञानी है। आजकल तो हर कोई अघोरी बन के बैठा हुआ है, तो वो अघोरी नहीं हो सकते। तो इसके पीछे का लॉजिक ये है। थोड़ा सा मैं चाहूँगा, आपकी लाइफ का सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग केस हो, उसमें से अगर आप कोई केस बता सको। एक केस था बंगाल का, मूंछो भूत लगा था उसमें। मूंछो बहुत खतरनाक एंटिटी है, ये एंटिटी है मूंछो। इसे मछली खाने का बहुत शौक होता है इस भूत को। अच्छा। मछली जब भी किसी के ऊपर लग जाएगा, ये एक तो से मछली की बदबू आएगी। जैसे मछली का पानी होता है, जहाँ पे मछली पलती है वहाँ से बदबू आती है, सेम वैसी बदबू आने लग जाएगी, सही है। और मछली खाने का इसका मन बहुत करेगा। सपने में भी ये मछली देखेगा कि मछली पकड़ रहा है, मतलब मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है, बहुत ही मतलब बुरी कंडीशन, गंदा रहने लग जाता है। जैसे किसी को कुत्ता काट लेता है, रेबीज हो जाता है, इस तरीके से इसकी हालत हो जाती है। ये इतना खतरनाक है मूंछो भूत। ये इतने खतरनाक भूत हैं दुनिया में। एंटिटी देखिए, एंटिटी बहुत सारी होती हैं, एंटिटी के हिसाब से उनको नाम दिए गए हैं।
है ना, जिसका जैसा काम उसको वैसा नाम दे दिया। तो बंगाल में ये बहुत फेमस है मूचा भूत, और जिसको लग जाए उसका भी मतलब भगवान भला करे। लेकिन जब ये मेरे पास केस आया तो इसमें भाई हमने क्या किया भाई, हमने कहा कि चलो इसकी पहले तो इच्छा ही पूरी की जाए, इसको मछली खिलवाई जाए। अच्छा, मंगवाई बाहर से मछली होटल से, भाई मछली खाओ। उसने खाया, मछली खाया, ठीक है। उसको पॉजिस था, ऊपर सवारी थी उसके। सवारी का मतलब ये है कि कमान, आपके ऊपर कोई बैठा हुआ है ना। पॉजिस बोल दो उसे इंग्लिश में, सवारी का बोलो आपके ऊपर कोई बैठा हुआ है सवार होके, सवारी उसको बोलती हूँ। तो उसे हमने मछली खिलाई, वो बड़ा खुश। आज तो मुझे मछली खाने को लगा, ये तो मुझे कभी देते ही नहीं थे, है ना। वो जाति से मंडल थे, तो उसे मछली मतलब खाते तो सभी हैं, लेकिन उनको पता था क्या कहते हैं कि इसके ऊपर रहते। उन्होंने कहीं और भी दिखवाया था कि मछली मांगता उसको ना दो, नहीं तो कहीं ये खतरनाक ना बन जाए, हो ये इच्छाएँ पूरी करोगे तो और हावी हो जाएगा वो, है ना। तो वो बड़ा खुश। इन्होंने आज तो आपने सर मुझे मछली, गुरु जी आपने मुझे मछली खिलवा दी, मैं बहुत खुश हूँ, और अब मैं जाना चाहता हूँ इसका सही छोड़ के। मैंने कहा भाई तो बंगाली भूत है। मैंने स्कैनिंग करवा ली थी माता जी से। हुआ क्या था कि उसे जब मतलब जो वो इंसान था, इसके ऊपर ये छोड़ा गया था। इसे ना नदी के किनारे से सिद्ध भी किया जाता है। ये नदी के किनारे मैक्सिमम आपको जो छोटे तालाब वगैरह होते हैं ना, वहाँ पे ही आपको मिल जाएगा। वहाँ से बहुत से लोग सिद्ध करते हैं। और मैक्सिमम जो एनर्जीज होती है वो कहीं ना कहीं पानी वाली जगह से ज़्यादा रिलेट करती हैं। तो वहाँ से इसे सिद्ध किया गया था। और जब इस लड़के के पीछे छोड़ा गया था ना, तो ये लड़का ना दिन पर दिन मतलब खाता भी था और सूखता भी था, मतलब शरीर से वो पतला होता जा रहा था। इसे बिल्कुल तला भुना खाने का मतलब कहते हैं ना शौक, बस वही चीज़ें लगी थी इसे, मतलब मांस मछली ही मिले। और इसे ना जब गुरुजी ने मछली दिलाई तो उस वक्त इसने जो बाजी पलटी, उसने कहा मुझे जाना है। तो इन्होंने कहा ठीक है चला जाना। इनको पता था कि वो नहीं जाएगा, तो इन्होंने एक दिन के लिए उनके पूरे परिवार वालों को कह दिया कि आप देखो, क्योंकि ये झूठ बोलेगा। अगले दिन वो फिर से आता है और उसने ये कहा कि तुमने तो मुझे ताज़ी मछली खिलाई थी, मुझे तो वो पसंद ही नहीं है। उसे बासी और सड़ी हुई मछलियाँ खानी थी, उसका भोग वही है। फिर उस वक्त हमने उसे कोई भी भोग वगैरह दिए नहीं फ़िलहाल। उस वक्त हमारी जो भी क्रिया होती है किया, क्योंकि वो लड़का इस तरीके से पागल हो चुका था। जब वो खाता था तो शायद मछली में कांटे वगैरह होते हैं, वो उस चीज़ को भी नहीं देखता था कि वो चीज़ें हैं नहीं है, मतलब उसको बस खाना है तो खाना। वो खाना भी इस तरीके से खाता था ना, मतलब उसे थोड़ा जैसे एक नॉर्मल इंसान की डाइट होती है, ये उस तरीके से नहीं खाता था। बहुत ज़्यादा बहुत हैवी डाइट लेता था और उसे हर आधे एक घंटे में भूख भी लगा करती थी। मैंने ये कहा उससे कि इसको मछली खिलाओ आप। मैं इसका केस, मैं आपका ये वाला केस अभी हैंडल नहीं करूँगा, क्योंकि जो मुझे समझ में आ रहा था, जो मैं देख पा रहा था, मुझे लग रहा था कि अभी इसको सही करना ठीक नहीं है। अगर मैं सही कराऊँगा तो ये इसकी डेथ हो सकती है, क्योंकि वो सूख चुका था वो। इसलिए मैंने थोड़ा समय लिया उसमें। मैंने कहा कि जब भी ये मांगे मछली तो इसे पहले केला खिलाना, 2 केला खिलाना और उसको मछली देना। उन्होंने वैसे ही किया कि पहले केला दिया, फिर मछली दी, फिर दोबारा से जब मछली खा लेता तो मैंने कहा फिर दोबारा 2 केले देना उसको, क्योंकि वो जब मछली खाता था तो कांटे भी खाता था। अब कांटे खाता था तो वो शरीर में जाएगा तो कहाँ जाएगा, वो अंदर फाड़ेगा। केला रहेगा तो केला एब्जॉर्ब करेगा उसको। एक साइंस है इसके पीछे भी। केला अपने अंदर सब लेता है। कांच, अगर कांच भी खाओगे ना, कांच भी खा सकते हो आप, बल्ब वाला जो खाते हैं बहुत सारे लोग। कहते ना कि कांच खा गया, बाबा ने चमत्कार कर दिया। चमत्कार नहीं है वो, उसको खा सकते हो। बल्ब जो होता है 100 वोट का, उसे फोड़ो, उसको खाओ, उससे पहले 2 केले खा लेना आप, ठीक है। तो ऐसे ही कांटों पे भी काम करता है मछली के। तो मैंने उसे बताया कि ये टेक्निक यूज़ करना, 1 महीना उसको यूज़ करना। 1 महीने में उसकी सेहत हो गई ठीक। उसके बाद मैंने जो उसका ट्रीट किया, पहले तो मैंने कहा कि तूने मुझसे एक तो झूठ बोला, इसकी तुझे सज़ा मिलेगी। तो कुछ पॉइंट्स होते हैं कानों में, मैं वो दबाता हूँ। और जब तक माफ़ी नहीं मांगता है वो नेगेटिव एनर्जी, चाहे वो इंसान खुद हो चाहे नेगेटिव एनर्जी हो, तो माफ़ी नहीं मांगता है, मन का भूत भी उतर जाता है उस टेक्निक से, ठीक है। तो वो दबाया उसका, उसने हाथ जोड़ लिए कि अब जो भी बोल रहा हूँ मैं सत्य बोल रहा हूँ, मैं वचन दे रहा हूँ, मैं कभी नहीं आऊँगा।
ठीक है, हमने वो टेक्निक यूज़ की। उसके बाद हमने हायर टेक्निक यूज़ की, क्योंकि हमको केस करना था रफा दफा, क्योंकि बहुत लंबा खिंच गया था, इतना लंबा खींचते नहीं है, तो हमें उसी दिन उसको क्लियर करना था। फिर हमने फायर टेक्निक यूज़ कर दी उसमें, वो क्लियर हो गया, हट गया वो। मतलब मेरी ज़िंदगी में ऐसा कोई केस नहीं कि जो मैंने अभी तक ना किया हो सोल्व। किसी में टाइम लग जाता है, वो हमारी गलती से नहीं, वो इंसान की गलती की वजह से होता है, क्योंकि इंसान चाहता है कि उसका 20 साल का महल एक दिन में डूब जाए, ये पॉसिबल नहीं है ना। हम भी, अगर आपकी सही में महल है तो उसको हम भी डुबो के रखेंगे एक दिन पानी में, और अगले दिन उसको सफा करेंगे हम भी। मतलब समझ सकते हो कि थोड़ा समय लग जाता है। अगर हमने आपके अंदर से नेगेटिव एनर्जी खींच दी तो आपकी बॉडी डिसबैलेंस हो जाएगी, ब्लड सर्कुलेशन पूरा चेंज हो जाएगा आपका, हाई बीपी, लो बीपी, अंदर भी जो बीमारी है दबी हुई थी वो भी उभर जाएंगी, जो नेगेटिव एनर्जी दबा के रखती है। तो हमें भी सोच समझ के काम करना पड़ता है। जब हमें लगता है कि किसी के शरीर में जान नहीं है, ताकत नहीं है, तो फिर उस हिसाब से उसको ट्रीट किया जाता है। उस केस में थोड़ा समय लग जाता है, लेकिन अगर कोई इंसान ठीक ठाक है तो उसका एक ही दिन में काम हो जाता है। ठीक है। तो मूंछों भूत की कहानी ये थी, कैसे हमने इसे ट्रीट किया और कितना ख़तरनाक होता है ये। माता जी ने भी बताया कि कहाँ पे ये मिलता है और कैसे सिद्ध होता है ये। अच्छा, अब मैं चाहूँगा लास्ट इसमें ख़त्म करने से पहले कोई स्टोरी आपके केस की आप अगर सुना दो, उसके साथ हम इसे ख़त्म करेंगे एपिसोड। ठीक है, तो इसमें एक जिन की स्टोरी है, और जिन की भी बहुत सारी कैटेगरीज होती है, हमारी बहुत सारी पॉडकास्ट हो चुकी है इसके ऊपर में। तो इसमें जो हन कैटेगरी होती है जिन की, उसकी ये स्टोरी है, कैसे लड़की को पोसेस किया, उसके साथ क्या क्या हुआ, वो सारी चीज़ें। क्या नाम बता कैटेगरी का? हन हन हन। हाँ। तो एक लड़की थी जो 18 साल की थी लगभग, और उसके पापा की, जैसे कहते हैं ना कि पैतृक संपत्ति पे बंटवारा हो रहा था, उस पे ही बहस हो जाती है। और उसके पापा के हिस्से में, जैसे कहते हैं ना कि एक भाई के 3 बच्चे हैं, एक भाई के एक ही बच्चा है, तो उससे ज़्यादा प्रॉपर्टी मिली, उससे कम प्रॉपर्टी मिली। तो यहाँ पे सारा खेल प्रॉपर्टी का था। तो वो जो लड़की थी, उसके पापा को बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी मिली थी, और वो इकलौती लड़की थी उनकी और कोई संतान थी ही नहीं उस लड़की के अलावा। तो उन्होंने यही कहा था कि हम जिससे भी उसकी शादी करेंगे, सब कुछ लड़की का ही रहेगा, लड़की के ही नाम पे सब कुछ रहेगा। और जो भी रिश्तेदार थे वो जानते थे कि उनका उस लड़की के अलावा कोई नहीं है। तो अब लड़की का मर्डर तो किया नहीं उन्होंने, तो मर्डर ना करके उसके ऊपर ऐसी एंटिटी छुड़वाई कि वो उसे ऐसे जीते जी ही मार देता। तो ये उसकी स्टोरी है। होता क्या है कि कुल देवी की पूजा रहती है उनके ही गांव में, और ये सभी शहर में रहते थे। वहाँ पे जाते हैं और सभी मिलके, सारे परिवार वाले एक साथ कुल देवी की पूजा करते हैं। और ये स्टोरी बिहार से रिलेट करती है। और कुल देवी की पूजा के कुछ दिन बाद, क्योंकि वो दीपावली के 1-2 दिन बाद शायद वो पूजा होती है, और उसके जस्ट बाद एक छठ पूजा होती है। वो छठ पूजा थी वहाँ पे। उन लोगों ने छठ पूजा भी अच्छे से किया। और छठ पूजा की जो कहते कि उसमें 2 अर्घ दी जाते हैं सूर्य को, एक डूबते हुए सूरज को और एक उगते हुए सूरज को। तो शाम का अर्घ होने के बाद में जब वो सुबह होता है ना, तो सुबह शायद उगते हुए सूरज को देने के लिए वो भोर में ही निकल जाते हैं। अब क्या किया था, उस लड़की के कपड़े, बाल, सब कुछ इकट्ठे करके तांत्रिक क्रिया करना शुरू कर दिया था, तब जब कुलदेवी की उनकी पूजा शुरू हुई थी। अब जब कर कौन रहता है बता दूंगी मैं भी, अच्छा, वो भी सस्पेंस है। ओके। तो उसके बाद में क्या होता है, जब वो सुबह अर्घ देने के लिए सभी एक साथ निकलते, तो उस लड़की के लिए स्पेशली सड़क पर मतलब उस चीज़ को रेडी करके रखा गया था कि वो लड़की वहाँ से गुजरेगी, वो एंटिटी उसे पकड़ेगी। अब वहाँ पे वो चीज़ें भी हो गई। अब लड़की आती है वापस अर्घ वगैरह दे करके, तो जब मतलब वो घाट पे पहुँचती, ये एंटिटी इतनी जल्दी कैप्चर करती है किसी भी लड़की को। वो अर्घ देने के बाद में ना वहाँ पे बेहोश हो गई। तो सबने ये कहा कि हो सकता है काम ज़्यादा था और इस वजह से, और खाना पीना नहीं हो पाया, क्योंकि सबके व्रत पूजा वगैरह चलता है, तो इसमें शायद साफ़ सफाई का बहुत नियम है और बहुत सारा प्रसाद भी बनता है इसमें, तो वो बना नहीं पाई। अब वहाँ पे बेहोश हो गई, उसको लेकर के आए कि वो थक गई होगी, उसे रेस्ट देते अच्छे से। जब वो सो के उठती है, मतलब उसे सुला देते, एक बार उसकी नींद खुलती है, तो उसे ये कहा कि तुम चाय वाय पी लो और सो जाओ। लगभग 9-10 बजे सुबह की बात है। वो जब उठती है तो उठते साथ ही वो अपने बेड पे ही गिर जाती है, मतलब वो उठ ही नहीं पाती है। तो ये देख के सब आते हैं, और मतलब साथ में जितने लोग बैठे थे सबने पूछा क्या हुआ क्या हुआ। फिर उसको लोग पानी देते ना,
वो पानी का ग्लास अपने हाथों से नहीं उठा पाते, उसके हाथ ऐसे ऐसे कांपते और पानी का ग्लास उससे उठ ही नहीं पाता है। अब वो इतनी ज़्यादा वीक हो जाती है और उसे बुखार इतना ज़्यादा हो रखा था, बिल्कुल तप रहा था। फिर उसके जो फादर थे वो बहुत जगह दिखाते हैं उसे डॉक्टर्स को, और कोई भी मेडिसिन उस पर काम नहीं कर रही थी। उसके बाद वो वापस अपने सिटी पे आ जाते हैं, और वो दिल्ली में रहते थे, तो दिल्ली वापस आ जाते हैं। वहाँ पर उन्होंने चेकअप कराया और फिर उसके बाद भी उसे आराम नहीं मिला, तो चौकियाँ लगती है बहुत सारी माता की, वहाँ पे जाते झाड़ा लगवाते हैं और फिर वो नॉर्मल हो जाती है थोड़ी, फिर वो आती है। अब जब नॉर्मल हो गई, वो आ गई घर पे, तो उसको ना टॉयलेट की सीट्स दिखना शुरू हो जाती है सपने में, कि वो टॉयलेट की सीट्स साफ़ कर रही है, या टॉयलेट की सीट है, बाथरूम में नहा रही है, खुद को मतलब अपने वो बिना वस्त्र के देखती है, और गंदी मतलब हर जगह उसको मलमूत्र वाला सीन ही दिखाई देता है हर तरफ। और उसके बाद में उसे रात में ना एक बहुत बड़ा सा कुत्ता दिखाई देता है, जो आता है बहुत तेज़ी से दौड़ के और उसके ऊपर पूरे तरीके से उसको ऐसे कर लेता है। तो वो भी ना सपने में, नींद में उसे हटाती है ना, जैसे कहते हैं स्लिप पैरालिसिस हो गया तो शरीर अकड़ जाता है। जब वो कुत्ता दौड़ के उसके ऊपर आता था ना, तो वो ऐसे हो जाती थी, वो कहती थी हटो हटो, तो मतलब पूरी ताकत लगाती थी वो। और फिर उसके बाद ऐसे ही चला, फिर वो कहती थी कि मतलब वो डर गई और मम्मी से उसने ये कहा कि तुम मम्मी मेरे साथ सोना, देखना मुझे होता क्या है। फिर उसके बाद उसको गंदे सपने भी बहुत आते थे। गंदे सपने कहने का मतलब है कि सेक्सुअली हरासमेंट उसके साथ होने लग गया था सपने में, और फिर इस तरीके की चीज़ें उसकी बढ़ने लग गई, बॉडी पे स्क्रैचेस भी आने लग गए। और उसे ये दिखता था ना कि रात में जब वो सोती तो किसी का ना घुटने पे बिल्कुल काला काला हाथ रहता है, और उंगलियां उसकी मतलब इतनी बड़ी बड़ी एक एक उंगलियां होंगी उसकी, लगभग हमारी उंगली के जस्ट डबल। और उसके हाथ में पूरा कीचड़ और पट्टी सना हुआ हाथ है, और ऐसे करके उसको घुटने को उसके पकड़ रखा है जब वो सोती है। और जब वो ऐसे पैर झटकती है ना उसे हटाने के लिए, वो सपने में ये सब देख रही होती है, लेकिन होता सब कुछ उसके साथ रियल में है। जब वो पैर ऐसे ऐसे झटकती है हटाने को, तो वो उसे और ज़ोर से पकड़ लेता है, और फिर जब वो चिल्लाती है वो तभी छोड़ती है चीज़। ये चीज़ बहुत ज़्यादा रिपीटेड होने लगी। उसके बाद फिर जब वो हर जगह दिखाना शुरू करते क्या होता है, फिर ये चीज़ उसके ऊपर मतलब कहते हैं ना शरीर पर चीज़ें आना, ये बहुत चीज़ उसके साथ शुरू हो जाती है। उसके बाद कहती है मैं तुम्हारी कुलदेवी हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद कहती है कि मैं पितृ हूँ, और उसके घर में बहुत सारी अकाल मृत्यु हो रखी थी, तो उनका नाम लेकर के कहना कि मैं ये हूँ वो हूँ, नाम लेकर के। तो वो बहुत, अभी मैंने आपको शुरू में ही बताया कि बहुत सारे तर्पण वगैरह होते हैं, तो उसके मम्मी पापा ने तर्पण कराया बहुत सारा, और जितने भी पूजा पाठ होते सब कराते रहे करते करते 3 साल बीत गए। उनकी बेटी बिल्कुल कमज़ोर हो गई, मतलब कहते कि अगर आप उसको सामने खड़ा किया जाए तो कोई भी उसकी एक एक हड्डी गिन सकता है। वो इस तरीके की हो गई थी, शरीर बिल्कुल काला पड़ चुका था, उसको लीवर की भी दिक्कत हो चुकी थी, किडनी भी उसकी इफेक्टेड थी क्योंकि लीवर इफेक्टेड था, ब्लड में भी उसके बहुत सारे मतलब कहते हैं ना इन्फेक्शंस आना, यूरिन इन्फेक्शन, मतलब बहुत सारी चीज़ें हो चुकी थी। और सब ये कहते हैं कि एक साथ इतनी सारी बीमारी, और चेकअप रेगुलर चल रहा है उसका, लेकिन दवाइयों का कोई असर नहीं होता था उसके साथ में, और रोज़ उसके साथ वो सपने रिपीट होते थे। महीने 2 महीने में वो कुत्ता उसे दिखाई देता था। घूमते फिरते केस हमारे पास जब पहुँचता, और ये ऑनलाइन ही केस आया था हमारे पास में, और जैसे हम ऑनलाइन ही ज़्यादातर देखते हैं, जब ये केस आया फिर हमने स्टडी करने के बाद पता चला कि खुद की उसकी बुआ उनके भाइयों के साथ मिली हुई थी। जैसे उसके पापा के 3 भाई थे और साथ में एक बहन थी, तो ये इसके पापा अलग से 2 भाई, तो मैक्सिमम इसके पापा को, और वो सगे नहीं थे, मतलब कहते हैं ना चाचा ताऊ की प्रॉपर्टी एक में थी फिर बटा, तो इसके पापा भी इकलौते थे, लड़की भी इकलौती थी, और इसकी जो चाचा की बच्चे थे, ये उनकी मतलब बहन की बात कर रही हूँ मैं, तो वो 2 भाई और ये बहन थी। इन्होंने कराया था ताकि वो गुजर जाए तो उनकी जो भी प्रॉपर्टी है ये दोनों भाई और ये बुआ बांट लें बराबर। ये उनकी सेटिंग हुई थी अच्छे से कि अगर मैं ये काम करा सकती हूँ कि तुम्हें भी प्रॉपर्टी मिले, बस तुम्हें भी मुझे देना होगा। ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से स्क्रिप्टेड थी। जब स्कैनिंग वगैरह करती हूँ मैं तो सारी स्ट्रक्चर्स बता देती हूँ मैं, क्योंकि आज के टाइम में बहुत सारी चीज़ें पे सरकार ने बैन लगा दिया है, तो आप इतना ओपनली इस चीज़ को, हर चीज़ आप किसी को बता भी नहीं सकते हो, कर भी नहीं सकते हो, और सही भी नहीं है, क्योंकि लोगों को अगर आपने बता दिया कि इसने किया तो वो जाकर डायरेक्ट उसका मर्डर करने लग जाएंगे, और आप इस चीज़ में फिर हमारी भी बदनामी और फिर बहुत सारी चीज़ें हो जाती है। तो वो बताया गया कि है इस तरीके से ये सारी चीज़ें, फिर वो सब समझ चुके थे।
फिर ये केस करने में देखो कोई भी कितनी भी बड़ी शक्ति हो ना, जैसा गुरुजी ने कहा कि टेक्निक्स भी होती है किसी भी नेगेटिव एनर्जी को हटाने के लिए, और उस पर मंत्र काम करते हैं। टेक्निक हमारी अगर एक ही है तो उस पर अलग अलग तरीके के मंत्र काम करते हैं। तो सेम उसी तरीके से वो चीज़ें चल रही थी। और जिस दिन भी हमने उनको टाइम एंड डेट दिया था उस दिन हमने उनकी क्रिया की। क्रिया करने में लगभग 1 से 2 घंटे का समय लगा। और जो वो उसे कुत्ता दिखाई देता था, जब हमने उसकी क्रिया की तो वो कह रही थी कि रात में वो कुत्ता मुझे दिखा, मेरे ही घर से वो निकला है, जिस जगह पे मैंने उसे बताया था कि वो सामान रखा गया था तुम्हारे लिए। वो कह रही है उसी जगह पे वो खड़ा था और वो बहुत बड़ा इंसान था। उसके कंधे बिल्कुल चौड़े थे, पैर उसके छोटे थे और हाथ उसके बहुत ही लंबे लंबे थे। उसके पूरे शरीर पे पट्टी लगी हुई थी। और उसकी बुआ कह रही थी कि साइड हो जाओ वरना ये तुम्हें पकड़ लेगा। और उसके बाद मतलब वो कह रही थी कि मतलब मुझे बिलीव हो गया हर चीज़। पर पूरे सपने में उसके वो चीज़ ही दिखी जो उसके इतने टाइम से हाइड थी। और मैक्सिमम जगह वो घूम चुके थे, ना तो उनको उसका इलाज मिल रहा था, ना तो उन्हें कोई सटीक चीज़ें पता चल रही थी कि है क्या चीज़ें एक्चुअल में। और इस तरीके से फिर हमने केस सॉल्व किया। और जिस दिन भी हम ये क्रिया करते उस दिन हम उस शरीर से जो भी पीड़ित है उसके शरीर से सारी नेगेटिविटी तो हटा देते हैं, लेकिन उसके आगे का एक बहुत ही लंबा प्रोसेस चलता है, लेकिन वो इंसान उसी दिन ठीक हो जाता है। और जो प्रोसेस चलता है उस प्रोसेस के बाद में कोई भी नेगेटिव एनर्जी जिस लिंक से भी जुड़ी होती है वो लिंक भी टूट जाता है, वो नेगेटिव एनर्जी भी वहाँ से हमेशा हमेशा के लिए हट जाती है। इसका शायद आपने पिछले वाले एपिसोड में आपने बताया भी था कि आप उस आत्मा का दाह संस्कार, वही चीज़ मैं आपको बताई थी कि टेक्निक हमारी एक ही रहती है, मंत्र अलग अलग होते हैं हमारे। क्योंकि जो मैंने आपको अभी इसी पॉडकास्ट में स्टार्टिंग में बताया वाइब्रेशंस, फ्रीक्वेंसी, तो ये इसी पे ब्रह्मांड चलता है। ठीक है, तो इसी चीज़ पे ये सारी एनर्जीज बेस्ड है, तंत्र बेस्ड है, साइंस भी इसी चीज़ पे बेस्ड है। तो इस चीज़ को आप झुटला नहीं सकते हो। और बहुत से लोग जो कहते हैं कि हम नहीं मानते इन सब चीज़ों को, तो इस चीज़ के लिए किसी के पास कोई आंसर नहीं है। क्योंकि जैसा गुरुजी ने बोला कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज साइंस ने की, लेकिन साइंस उसे दिखा नहीं सकता। इसी तरीके से भूत प्रेत तंत्र मंत्र सब कुछ होते हैं, लेकिन हम उसे दिखा नहीं सकते। हाँ, ये है कि उसका रिजल्ट आपको ज़रूर मिल सकता है। अगर आप परेशान हो तो आप ठीक भी हो सकते हो इस चीज़ से। बहुत ही मज़ा आया वैसे तो आपके साथ बात करके। और इस चर्चा को रोकने का मन तो नहीं है, पर वही है कि हम इस शायद ये विषय ऐसा है कि इस पर कितनी भी बातें कर लो वो कम ही है, कभी ख़त्म नहीं होगी। तंत्र का क्षेत्र इतना बड़ा है कि अगर आप समुद्र देख लो, एक 7 समुद्र मिला लो, आप इसमें अगर जाओगे डीपली, ये बहुत बड़ा, ये ख़त्म नहीं होने वाला है। तो फिलहाल ख़त्म करते हैं आज के इस एपिसोड को। भविष्य में मैं चाहूँगा हम दोबारा जल्दी एक और पॉडकास्ट प्लान करें आपके साथ। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आज हमें अपना समय दिया और मैं आशा करता हूँ लोगों को भी बहुत मज़ा आया होगा मेरी तरह। तो अगर आप लोगों को ये एपिसोड अच्छा लगा है तो जुड़ जाइए चैनल के साथ में। ऐसे ही बहुत सारी पर्सनैलिटीज़ आती रहेगी और हम उनसे अलग अलग नए नए विषयों पर चर्चा करते रहेंगे और नई नई बातें जानते रहेंगे। मैं मिलूँगा आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।